अपने आसपास के या जहां आपका खाता है उस बैंक में जाकर एक 100 रुपए का नोट जमा करके आरबीआई के गवर्नर के नाम उस बैंक मैनेजर के सिग्नेचर करके रिसीविंग ले लो और उस कागज पे लिख दो कि मैं गवर्नर के वादे के अनुसार इस 100 रुपए के नोट के बदले अपने 100 रुपए लेना चाहता हूं। लिखा है ना, मैं धारक को 10 चाय देने का वादा करता हूं, मैं धारक को 10 किलो आम देने का वादा करता हूं, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। वचन दिया हुआ है ना। 100 रुपए मांगने का अधिकार तो हमको होगा ना। अरे एक बार मांग तो लो। वो बोलेगा 100 रुपए के 1-1 रुपए के सिक्के दे दे, सिक्का लीगल टेंडर है। 1-1 रुपए के नोट दे दें, नोट लीगल टेंडर है। 10-10 रुपए के 10 नोट दे दें, लीगल टेंडर है। हमको लीगल टेंडर नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए? जिस चीज का वो टेंडर है, जिस चीज को वो लीगली रिप्रेजेंट करता है, मुझे वो चीज चाहिए। मांग नहीं सकते क्या? नेताजी ने मांगा था, इसीलिए युद्ध अपराधी बनाया था। नेताजी ने अपने रुपए को सोने के बराबर खड़ा किया था, इसीलिए पूरे देश में सोना मांगते हुए गए थे। आजाद हिंद नेशनल बैंक की स्थापना की तो उन्होंने कहा था ये कागज के नोट तुम्हारे को बर्बाद कर देंगे। जिस जिस घर में नोटों के लिए अपने बच्चों को बाहर भेजा है वो बच्चा वापस नहीं आया है। ध्यान दीजिए, जिस भी आदमी ने इन नोटों के लिए काम करना चालू किया है सबका स्वास्थ्य खराब हो चुका है, सबके घरों में डिप्रेशन और तलाक घुस चुका है, सबके घर बर्बाद हो चुके हैं। सबके, जिसने भी इस रुपए के कागज के बदले काम करना चालू किया, क्योंकि इसके पीछे कोई वैल्यू नहीं है। जब आप सारी कमाई जीरो चीज के लिए खर्च करते रहेंगे, कुएं में डालते रहोगे तो बर्बाद तो हो गई होगे। और पूरा गांव मिलकर के ये काम कर रहा है। हम आपसे इतना कह रहे हैं कि ये कारोबार इनका बंद होना चाहिए। टोल टैक्स पर आपसे सिर्फ 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए नहीं लिए जाते हैं। समझिए, जिस दिन आप 100 रुपए जमा करते हो, 100 रुपए आम चीज नहीं है। हमारा सुनार बैठा यहां, कहां है? 1 रुपया कितने का है? 13 प्लस का 10,000 प्लस। 1 रुपया 10,000 प्लस का। देखो कितने कमाल की बात है। भारत का 1 रुपया और बैंकों के 10,000 रुपए के नोट बराबर हैं। जब आप जमा करते हो अपनी कमाई और बैंक से निकालते हो छपे हुए, आपके साथ लूट क्या हो रही है कि जब आप बैंक में 100 रुपए जमा करते हो तो बैंक 10 लाख रुपए छाप लेके और उद्योगपति को दे देता है। यानी आप हर ट्रांजैक्शन में 10,000 गुना गरीब हो रहे हो, हर ट्रांजैक्शन में। तो जब आप किसी टोल टैक्स पर 100 रुपए देते हो, अपने फास्टैग से कटवाते हो, उसी टाइम वो उद्योगपति को 10 लाख रुपए छाप कर दे देता है। सोचो कितने हजारों करोड़ रुपया दिन का इकट्ठा होता है, तो कितने लाख करोड़ रुपए वो उद्योगपतियों को छाप छाप के दे रहे हैं। तो कल को आपकी जमीन का रेट वो 5 करोड़ कर दे या 10 करोड़ कर दे, उनको कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? वो तो छाप के लेके आते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। उस रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, और वो वैल्यू वेनेजुएला की तरह इस देश में भी होने वाली है, जब 10 लाख रुपए में आधा किलो चावल मिलेगा। लेकिन चलो, हम पहले इसलिए बोल रहे हैं कि भैया जो दिखाई दे रहा है वो आपको बताना जरूरी है। आप मानो ना मानो, क्या फर्क पड़ता है? हमने अपना काम ईमानदारी से किया है। जिस दिन समझ आएगा उस दिन तो आप ये लड़ाई लड़ लेना, उस दिन तो अपने रुपए का कोई मान रख लेना, उस दिन तो उसका कोई मानक फिक्स कर लेना। इस देश में सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में एक निर्णय दिया था, और इस देश के लोगों को उस निर्णय की अनुपालना करने के लिए दिन रात एक कर देना चाहिए। वो निर्णय यह था कि कहीं भी खदान में जो भी निकलता है, चाहे कोयला है, पत्थर है, लोहा है, लिथियम है, बॉक्साइट है, या कोई और धातु, कॉपर है, या कुछ भी है, वो देश की जनता का है। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। देश की जनता का मतलब है वहां से जो प्रॉफिट है वो देश की जनता का होना चाहिए, या टेंडर देश की जनता का होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए भैया, प्रॉफिट। क्योंकि देश की ट्रेजरी में पैसा बहुत थोड़ा जमा हो रहा है। यानी अगर 1,000 रुपया उनको कमाना होता है तो वो मात्र 10 पैसे या 20 पैसे जमा कर रहे हैं ट्रेजरी में। लाखों गुना की लूट हर
माइनिंग के साथ हो रही है। आपके आसपास भी कोई पहाड़ होगा जरूर, है ना? यहां कल्याणा के आसपास भी था ना पहाड़, जोजू में भी है। सारे गांव की अर्थव्यवस्था और आसपास के गांव की अर्थव्यवस्था वहां से चलती होती थी, जहां से भी चलती थी, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने जो गांव बसाने का जो डिजाइन बनाया था वो ऐसा बनाया था कि वहां जीवन यापन के लिए कोई ना कोई स्किल के लिए कुछ उपलब्ध हो, नहीं तो खेती करने के लिए हो या कोई भी माइनिंग से हो या कोई खनिज पदार्थ निकलते हो, कोई भी ऐसी प्राकृतिक संपदा हमारे पास हो जिसके दम पर हम जीवित रह सकें। लेकिन वो सब की सब हमने कंपनियों को दे दी। तो जो सरकार में बैठे या पार्लियामेंट में बैठे गुंडे हैं, उनकी मनमानी रुकनी चाहिए कि नहीं रुकनी चाहिए? वो जो पैसा है वो देश की जनता का है कि कंपनियों का है? कभी पुलिस वालों से वास्ता पड़ा है थाने में एफआईआर लिखवाने का? हाथ खड़ा करिएगा किसी का पड़ा हो तो। आसानी से लिख देते हैं कि टेढ़ा काम है? टेढ़ा काम है, बहुत टेढ़ा। अब आप बताइए, जो उनका काम है कि अंदर घुसते ही आपकी शिकायत को दर्ज करने का, और उस पर भी यदि आपको मुशक्कत करनी पड़ती है, तो उनकी ये गुंडागर्दी रुकनी चाहिए? आरटीआई के जवाब में वो जो गुंडागर्दी कर रहे हैं वो रुकनी चाहिए? बैंकों के लिए जो कब्जा दिलवाने का काम पुलिस वाले कर रहे हैं वो रुकना चाहिए? किसी को भी हिरासत में डालने का जो अब नया फरमान जारी कर दिया है बीएनएस में, पहले ये होता था कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पहले भेजा जाता था। अब आपको शायद नहीं पता है, बीएनएस में इस तरह का अरेंजमेंट हो गया है, यदि जिसने उसको गिरफ्तार किया है वो डिनाई कर दे बेल को, तो 90 दिन तक वैसे ही अंदर से बाहर ना आने दे। ठीक कह रहा हूं ना जी? बिना ही चाहे वो फिर बाद में बेकसूर साबित हो जाए, 90 दिन तक पुलिस वालों की गुंडागर्दी चलेगी। यानी उसकी मर्जी है कि कौन बाहर आएगा कौन नहीं आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबके सब पुलिस वाले ये काम कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब आप अपना मकान बनाते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि क्या पता कभी 50 साल बाद बाढ़ आ जाए, इसीलिए थोड़ी हाइट पर बना लेते हैं। क्या पता कभी 20 साल बाद गली ऊंची हो जाए, इसलिए थोड़ा भरत करके बना लेते हैं। ऐसा ही बनाते हो ना? तो फिर आपको इतना नहीं सोचना चाहिए कि क्या पता कभी कोई गुंडा पुलिस की वर्दी में बैठ जाए उस कुर्सी पर। क्या पता कोई दुश्मन जिसमें इतनी अक्ल ना हो कि देश कानून से चलना चाहिए वो बैठ जाए। लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, चालान काटना है, हिरासत में लेना है, डराना धमकाना है, उल्टा लटका के पीट देना है, सीआईए में ले जा करके कूट देना है, ये काम पुलिस वाले कर रहे हैं, रेगुलरली कर रहे हैं। इस पे लगाम लगना चाहिए, लगना चाहिए। गांव के लोग बता दें कि लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। हर किसान के साथ एक ठगी की जा रही है, उसके मर्जी के बिना उसके खेत में उगाई जा रही फसल का बीमा और उस बीमा की राशि 3 जगह से ली जा रही है। किसान के खाते से, राज्य सरकार के खाते से और केंद्र सरकार के खाते से। 3 गुना की लूट। और ये लूट इतनी है कि अगर 70,000 करोड़ रुपए का बीमा पेंडिंग है तो कंपनी ने 20 लाख करोड़ रुपया कमा लिया है। मतलब बीमे के क्लेम किसानों के पेंडिंग है, लेकिन बीमे की जो प्रीमियम है वो पहले ही लेके जा चुकी है। ये बीमा हमारे पास एक ऐसी स्कीम है कि गांव में किसी भी घर में कोई भी मौत हो जाए, किसी किसान की फसल खराब हो जाए, तो बीमा लोकल लेवल पर इतना बड़ा हो सकता है कि एक व्यक्ति भी भूखा नहीं मरेगा और किसी बीमा कंपनी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन बैठकर चर्चा नहीं होती है, चर्चा नहीं होती है। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, क्या किसी की मैयत पर 13वीं के दिन हम लोग अपनी तरफ से मरने वाले व्यक्ति को 1000 रुपया दे सकते हैं? गांव में कोई होगा जो नहीं दे सकता है? अगर हम जोजू कला की बात करें, जोजू कला में कितने घर हैं जी? लगभग 3000 हैं, ज्यादा है। हम 3000 ले लेते हैं। अगर गांव में कोई व्यक्ति कमाने वाला गुजर जाए
और पूरा गांव एक सिरे से इकट्ठा हो और उसकी 13वीं पर हर आदमी सहयोग के रूप में 1000 रुपया दे दे हर परिवार, तो कितने लाख रुपया हो गया? 30 लाख रुपए का बीमा बिना घर बिना कहीं पर प्रीमियम दिए हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये गांव का बीमा करने का स्टाइल है। लेकिन इस पर चर्चा नहीं होती है। हमको यह बताया जाता है कोई सहयोग नहीं होता, इकट्ठे नहीं होते। वो इकट्ठा करने के लिए ही हम लोग यहां पर आए हैं, ताकि आपको बता सकें कि भैया बीज कंपनियों की दादागिरी, अपनी मर्जी के बीज देना, रसायन कंपनियों की दादागिरी, डीएपी की, यूरिया की, उसकी उपलब्धता, उसकी अनिवार्यता के लिए आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा। दादागिरी है कि नहीं है? रुकनी चाहिए। एमएसपी के ऊपर उद्योगपतियों की और सरकारों की मनमानी रुकनी चाहिए। स्कूल की फीस, उसके नतीजे, उसकी वर्दी, यूनिफॉर्म, सिलेबस, मनमर्जी के उनके ऊपर जुर्माने, ये प्राइवेट स्कूलों की लूट रुकनी चाहिए। अरे बताओ तो सही, रुकनी चाहिए। एक तरफ सरकार कह रही है हम लोग आपको सुरक्षित रखना चाहते हैं, लेकिन साथ के साथ ये कहती है अल्ट्रासाउंड तब नहीं करेंगे जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे, क्योंकि वो पहले झटके में हमको बोलती है तुम हत्यारे हो। पहले झटके में बोलती है। वो कहते हैं हम कैसे हत्यारे? बोले नहीं, तुम अगर लड़की मिली तो तुम मरवा दोगे। ऐसा ही कह करके बोलते हैं ना, भ्रूण हत्या करवा दोगे, इसीलिए तुमको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जैसे कि उनको हमारी लड़कियों की बहुत ज्यादा चिंता है। वो हमारी लड़कियों को बर्बाद करने पे लगे पड़े हैं, वो हमारे छोटे छोटे बच्चों को बर्बाद करने पे लगे पड़े हैं। उनको डोपामिन की डोज दे दे करके, उनको मोबाइल दे करके, उनके खाने के अंदर जहर मिला करके। आपके गांव की दुकान पर जाकर एक बार पैकेट वाली आइटम के पीछे देख लेना उसमें क्या क्या आइटम है, और एक बार साइड इफेक्ट चेक कर लेना, एक भी आइटम आपके बच्चों के खाने के लिए सही नहीं है। लेकिन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आंगनबाड़ी वर्कर और आशा वर्कर अपने बच्चों को जबरदस्ती वैक्सीन लगवाने की मनमानी कर रही है कि नहीं कर रही है? वहां मर्जी किसकी? मालिक की चलनी चाहिए क्या? मां बाप की चलनी चाहिए क्या? आंगनबाड़ी की? मां बाप की। और अगर कुदरती प्रसव हो जाए तो एफआईआर हो रही है दाई के ऊपर। बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को लगने वाली वैक्सीन के ऊपर मनमानी हो रही है। स्कूलों के अंदर, अस्पतालों में इलाज करवाने चले जाओ, स्कूल में दाखिला करवाने चले जाओ, कोई और काम करो, आधार आईडी देनी पड़ेगी, अपार आईडी बनवानी पड़ेगी, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ये जबरदस्ती नहीं है क्या? जबरदस्ती नहीं है। वो जबरदस्ती किस नाम पर थोप रहे हैं कि तुम चोर हो, तुम ये फायदा लेने वाले हो दूसरे लोगों से, तुम फिर से लेने वाले हो। एक बार चेक करके देखो, पूरा गांव नौकरी 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 के चक्कर में पड़ गया है। नौकरी की उपलब्धता, जितने बच्चे फार्म भरे हैं, चेक करके देखोगे पास का परसेंटेज 0.1% से ऊपर नहीं है। और जो बच्चे फेल हो रहे हैं 99.9% से ज्यादा, उन बच्चों के लिए किसी भी व्यक्ति के पास पूरे सिस्टम के अंदर प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, पार्लियामेंट का मेंबर, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर जिसे एमएलए बोलते हैं, जिला पार्षद, कोई काउंसलर, कोई सरपंच, कोई मेंबर, किसी के पास स्कूल के मास्टर प्रिंसिपल या उसके मालिक कोई है स्कीम उस बच्चे के लिए जो फेल हो रहा है? बताइए ना। यानी कि जो बच्चे पास नहीं हो पा रहे, जो कि 99.9% है, उन बच्चों के लिए कोई भी प्लानिंग नहीं है इस समाज की। अगर ये नहीं सोचा गया तो वो बारूद बन रहे हैं, वो हमारे घरों में बैठे बैठे नशे के व्यापारी बन जाएंगे, वो सारे घरों को बेच देंगे, सारे घरों को बर्बाद कर देंगे। अभी दुबलदन से आए थे हम, 85% युवा नशे की गरत में जा चुका है। और इस देश में भी, इस गांव में जोजू कला में जब हम घूमे थे, हमारी टीम ने बताया था कि दारू से लेकर के कोई ऐसा सूखा नशा अवेलेबल ऐसा नहीं है जो इस गांव में नहीं मिलता है। नहीं मिलता है क्या जी सरपंच साहब? क्यों जी दादा? मिलता है ना, सारा मिलता है, हर गांव में मिल रहा है। 7 लाख के 7 लाख गांव में नशे की उपलब्धता कौन करवा रही है? पुलिस, प्रशासन।
और यदि गांव में नशा करने वाले एक आम नागरिक को मालूम है नशा कहां से सप्लाई हो रहा है, तो क्या सिस्टम को नहीं पता है? अगर सिस्टम को नहीं पता है तो ऐसा सिस्टम हमारे ऊपर राज करने के लिए सही नहीं है। रिजेक्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बताओ जरा। ऐसा सिस्टम रिजेक्ट करना पड़ेगा जिसको मालूम ही नहीं चलता है कि भाई कहां से नशा हो रहा है, और आम नागरिक को मालूम है, और यदि उसे पता है तो इसका मतलब जानबूझकर हमारे बच्चों को बर्बाद किया जा रहा है। गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? और यह बात आपको समझनी पड़ेगी, यह बोलना पड़ेगा कि इस सिस्टम के अंदर बैठे लोग ये चाहते हैं कि आपकी पूरी पीढ़ी नशेड़ी हो जाए। और यह बात आपको बोलनी पड़ेगी बड़े बड़े मंचों से, खुद बोलनी पड़ेगी, अपनी अपनी आईडी से लिखनी पड़ेगी, आपको इनकी विश्वसनीयता भगानी पड़ेगी कि अगर नेता को नहीं पता है ये सब चीजें, आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो, किसी भी पार्टी के विरोधी हो, आपके नेता को अगर ये बातें नहीं पता है तो ऐसा व्यक्ति हमारा नेतृत्व करने के काबिल नहीं है। और यदि उसे पता है तो उसको जानबूझकर आपको बर्बाद कर रहा है। कुछ भी खराब हो रहा है, सलूशन पूछो अपने नेता से। यदि उसके पास समाधान नहीं है तो निकल बाहर, और समाधान है और तुमने नहीं किया तो मतलब तुम आज तक की जवाबदेही दो। इतनी